बेनज़ीर अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है क्योंकि ईरान तो ये समझता है कि पहले भी झांसा दिया गया डील के नाम के ऊपर या मुज़ाकरात के नाम के ऊपर अमेरिका इनको लेके चलता गया और हमला कर दिया इसराइल ने। उसमें भी आपको लगता है अमेरिका के साथ करना, बैठना, उनकी बात मानना दुरुस्त होगा? अलीना, ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्या है? यूरोपियन ममालिक के पास लेवरेज नहीं है, उनका इसराइल पे कोई लेवरेज नहीं है। सिर्फ एक ही मुल्क का है पूरी दुनिया में और वो अमेरिका का है। मुझे लगता है कि जो, और ये रिपोर्ट भी किया जा रहा है कि जो ईरान ने ममालिक को इंगेज किया है उसका एक ही मकसद है कि वो जो JCPOA था 2015 का, वो एक्सपायर होने जा रहा है इस साल अक्टूबर में। जिसके बाद कहा जा रहा है कि एक स्नैप बैक सैंक्शंस लग सकते हैं ईरान पे दोबारा, यूनाइटेड नेशंस के जरिए। जो उस वक्त खत्म कर दिए गए थे वो दोबारा अब लग जाएंगे अक्टूबर की डेडलाइन गुजरने के बाद। तो शायद इस वजह से ईरान यूरोपियन ममालिक के साथ बैठा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जैसे ट्रंप भी कह चुके हैं कि बात तो उनको हमसे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा इस वक्त अमेरिका की तरफ से है। क्योंकि इस वक्त यही कहा जा रहा है और खतरा है कि अमेरिका हमला कर सकता है ईरान पे। अच्छा, कल हम एक बात कर रहे थे कि ट्रंप ने ये 2 हफ्ते का वक्त लिया है फैसला करने हम्म। के लिए, इसके पीछे क्या वजह हो हम्म। सकती है? क्योंकि G7 से वापस आए तब तो वो कह रहे थे तेहरान जल्दी से इवैक्यूएट करे, और बिल्कुल। लग रहा था कि वो हमला करने जा रहे हैं। तो इस पे आज काफी रिपोर्टिंग हुई है, और वॉशिंगटन पोस्ट का एक रिपोर्ट आई है और उसमें उन्होंने बताया है कि शायद जो राइट विंग सपोर्टर्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उनका असर पड़ा है और उनका इन्फ्लुएंस पड़ा है। और वो कैसे? कि इस ऐलान से कुछ घंटे पहले वो डोनाल्ड ट्रंप जो थे वॉर रूम में स्टीव बैनन और 2 और राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे मिले। अब स्टीव बैनन और ये जो राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनके बारे में बड़े वाजे है कि ये नहीं चाहते कि अमेरिका ईरान में इस जंग में, इसराइल और ईरान की जंग में शामिल हो। इसलिए नहीं क्योंकि ये कोई दिल के बहुत अच्छे हैं, इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि अमेरिका इन चीज़ों पे फोकस करे, कि दूसरे हम्म। ममालिक पे बैन लगाए, डिपोर्टेशन करे, इन चीज़ों पे फोकस करे, ईरान का और इसराइल के मसले में ना पड़े। तो हो सकता है कि वहां से भी कोई इन्फ्लुएंस पड़ा हो ट्रंप के इस फैसले के ऊपर। इसके अलावा आज ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि ये अगर इस तरफ जाता है मामला और अमेरिका हमला करता है ईरान पे, तो अमेरिका की मईशत पे भी बहुत इसका गहरा असर पड़ेगा। और ये खतरा है कि वहां पे जो महंगाई है वो 6% बढ़ सकती है। और जंगें जो होती हैं वो महंगी होती हैं, आपको नहीं पता आप कितनी देर उस जंग को लड़ रहे होंगे। तो खैर, ये कुछ चीजें हैं जो अब सामने आई हैं, लेकिन हमें नहीं पता आखिर में कि ट्रंप जो है वो क्या फैसला करते हैं। एक और चीज जो मैं पहले भी इस शो पे कह चुकी हूं, मैं दोबारा कहूंगी कि मेरी राय में अभी भी जो गल्फ ममालिक है, यूरोपियन ममालिक से ज्यादा हम्म। जो गल्फ ममालिक है, वो कुछ ना कुछ उनका कोई ना कोई बैक चैनल प्रेशर पड़ रहा होगा डोनाल्ड ट्रंप पे, खास तौर पे सऊदी अरेबिया, कतर और UAE। और ये मैं ठीक है। इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि आज UAE के बड़े एक सीनियर एडवाइजर हैं, उनका बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ये जंग चलती रही तो पूरे खित्ते के लिए बहुत खतरनाक साबित होगी। हम्म। ये बहुत एक सीनियर एडवाइजर हैं जो इस किस्म की बात कर रहे हैं। एक और चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है अलीना, वो टाइम्स ऑफ इसराइल में अभी 2 दिन पहले एक ब्लॉग छपा। उस ब्लॉग में क्या लिखा हुआ था? कि उस ब्लॉग में लिखा हुआ था कि इसराइल के लिए ईरान के बाद सबसे बड़ा जो दुश्मन है और जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए कतर। हम्म। और कतर इसलिए, और उसमें उन्होंने समझाया ये कि कतर इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि वहां पे है अल जजीरा। और अल जजीरा जो एक वाहिद इंटरनेशनल क्रेडिबल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है जो इसराइल के प्रो मीडिया, जो इस वक्त पूरी दुनिया में प्रो इसराइल है, हाँ। उसको चैलेंज करता है और सच्चाई जाहिर सी बात है बताता है कि गाजा में और ईरान में क्या हो रहा है। तो ये भी एक डेफिनेटली कोई चीज होगी जो गल्फ ममालिक सोच रहे होंगे कि इस खित्ते में अभी तो ईरान है निशाना, बट क्योंकि अमेरिका इसराइल को रोकने के लिए तैयार नहीं है, कल हम भी बन सकते हैं, कल कतर बन सकता है, कल ओके। टर्की बन सकता है जो ठीक है। बहुत सख्त ईद करता रहा। एक आखिरी चीज अलीना, प्लीज मुझे 2 मिनट अगर आप और देंगी। एक बहुत अच्छा तफसील से एक थ्रेड किया है, एक मिडल ईस्ट के एक्सपर्ट है, वो कहते हैं, उनकी ये राय है कि देखिए, अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता तो वो बना सकता था।
अगर आप 60% इनरिच कर सकते हैं तो आप 90% भी इनरिच कर सकते हैं। लेकिन ईरान का मकसद अब तक सिर्फ लेवरेज हासिल करना था। वो ये इनरिचमेंट को इस्तेमाल करते थे लेवरेज के लिए, ताकि ये यूरोपियन ममालिक, अमेरिका उनके साथ बैठे और ये उन पे सैंक्शंस खत्म करे। लेकिन अब जाहिर सी बात है, जैसे कल मैंने कहा कि अब ऐसा लगता है कि ईरान को एक इंसेंटिव मिल गया है कि अब वो एक न्यूक्लियर वेपन बनाए, क्योंकि बार बार अमेरिका ने उनको धोखा दिया है। और आपको लगता है अभी भी यही होगा, जो कोशिशें चल रही हैं कि ईरान ना बनाए, बट वो बना लेंगे? आपको पता है एलिना, माइक मलन ने इस पे एक इंटरव्यू दिया है सीएनएन को, और उसमें भी उन्होंने कहा कि मैं बड़ा हैरान होता था कि माजी में हमने बहुत बार ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उन पे हमला भी किया, उसको डिग्रेड भी किया, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि वो उसके कुछ थोड़ी देर बाद ही दोबारा वो फैसिलिटीज चल पड़ती थी। तो इतना आसान नहीं होगा उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना। अभी भी देखिए, नतान्ज जो है फैसिलिटी, उस पर हमला किया इसराइल ने, लेकिन वो फैसिलिटी दोबारा चल रही है। ईरान एक बहुत बड़ा मुल्क है, कुछ फैसिलिटीज है जिनको आपको पता है, हमें पता है, कुछ होंगी जिनको हमें नहीं पता कि वो किधर है। एक छोटी सी चीज मैं सिर्फ ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि मैं कल टैक्स की बात कर रही थी। उस पे आज जेरूसलम पोस्ट में, जो एक इजरायली मीडिया है, उसमें उन्होंने एक आर्टिकल छापा है जिसमें उन्होंने कहा है कि इजराइल को और अमेरिका को क्या करना चाहिए, ईरान को तकसीम कर देना चाहिए एथनिक लाइंस पे। बलोच जो है उनको अलग कर देकर, जो है उनको अलग मुल्क दे दे, ताकि ये आपस में लड़ते रहें और एक केओस रहे और कभी मामला। चलिए, तो आगे वाली चीजें आगे जाकर हम इसको किसी दिन उठाएंगे भी, और इसमें रहना में।